बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा T4 हमने रिवाइज करना है और उसमें चैप्टर 14 चैप्टर 16 है। चैप्टर 14 से स्टार्ट करते हैं। T4 चैप्टर 14 और 16 टेस्ट नंबर 4 है, बी टेस्ट 4 है। ये दो चैप्टर्स आज हमने रिवाइज करने हैं। चैप्टर 14 है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेटा इलेक्ट्रिक करंट है। सबसे पहला टॉपिक 14.1 जो इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो बेटा करंट का मतलब ही होता है किसी चीज का फ्लो करना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेटा ये अंडरलाइन आपको करवाया हुआ है पहले पैराग्राफ में भी, सेकंड पैराग्राफ में भी कुछ चीजें करवाई हुई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी की सारी एज इट इज करनी है। करंट की डेफिनेशन पेज 91, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा करंट का फॉर्मूला, करंट क्या होता है? करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस टोटल चार्जेस and divided by time, charge divided by time। तो बेटा करंट is represented by capital I, charge by capital Q, time by small t। इसका बेटा ऐसा यूनिट एम्पेयर which is represented by A। और क्या होता है? if current flowing through a conductor is 1 coulomb per second then it is said to be 1 ampere। बाकी बेटा जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से इम्पोर्टेंट है जो अंडरलाइन करवाई हुई है। मसलन पहले पैराग्राफ में है इन मेटल्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियाई एंड आर फ्री टू मूव अराउंड रैंडमली। they have weak forces between them and the nucleus, they are called free electrons। इसी तरह से बेटा ये जो डेफिनेशन है पेज 91 पे, इससे ऊपर 2-3 लाइनें अंडरलाइन करवाई हुई हैं। ये आपने सारी की सारी वो भी करंट से ही रिलेटेड हैं। मेटल्स में मेनली करंट जो फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है और लिक्विड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहां पे कहना है नेगेटिव आयंस की वजह से करता है। वहां पे नेगेटिव चार्जेस की बजाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह सकते बिकॉज दे आर आयंस। 14.1 एग्जांपल है बेटा इंक्लूडेड, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, वो आपने कर लेनी है। मेजरमेंट ऑफ करंट को हम मेजर कैसे करते हैं? करंट की मेजरमेंट के लिए बेटा हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं करंट के लिए, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। गैल्वेनोमीटर बेटा क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव मीटर है, लेकिन ये आपको करंट एग्जैक्टली मेजर नहीं करके देगा। ये सिर्फ आपको सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस बताएगा। ये इतना सेंसिटिव मीटर होता है कि अगर इसको इवन आप एक 1.5 वोल्ट की बैटरी सेल जो आप रिमोट कंट्रोल में डालते हैं उसके साथ इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी इनफ टू ब्रेक इट। तो इसको ये बताने का मतलब सिर्फ ये है कि इसको बहुत कम करंट के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपको एक्सैक्ट करंट की वैल्यू नहीं देगा, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि सर्किट में करंट प्रेजेंट है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट। फिर बेटा इसमें थोड़ी सी हम ऑल्ट्रेशन करते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो इससे हम बना लेते हैं एमीटर। एमीटर बेटा किस तरह से कि एमीटर जो है इसके साथ एक रेजिस्टेंस इसके अंदर है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। इसके जो टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो अब इसको सर्किट में जब हम लगाते हैं तो सर्किट में ये करंट हमें मेजर कर देता है। इस तरह से यहाँ से ऐसे कोई बल्ब है बाहर, तो यहाँ पे अब होगा क्या
कि ज्यादा करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजर जाएगा, थोड़ा सा करंट इसमें से गुजर जाएगा। अब इसके ऊपर ग्रेजुएशन हुई होगी, एम्पेयर, मिली एम्पेयर वगैरह के निशान लगे होंगे। इस पे सिंपल ग्रेजुएशन होती है, मार्क्स सिंपल होते हैं 1 2 3 वगैरह। इसमें फिर एम्पेयर्स या मिली एम्पेयर्स में होते हैं। मुख्तलिफ रेंजेस के एमीटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। जो एक अहम बात है कि एमीटर को हमेशा सर्किट में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और बड़ा ये फेवरेट क्वेश्चन भी है बोर्ड का, एग्जामिनर का, कि इसको हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं एमीटर को। इसको बेटा अभी मैं रिलीज नहीं कर रहा हूँ, ये अभी बाद में फिर आपको एमीटर यहीं पे है। अगले टॉपिक पे आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक बेटा हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरह फ्लो करता है, कंडक्टर्स में किस तरह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में किस तरह से फ्लो करता है, मेजर कैसे करते हैं, एमीटर से करते हैं। गैल्वेनोमीटर सिर्फ हमें प्रेजेंस बताता है, एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, एमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगला टॉपिक हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होता है? सबसे पहले बेटा डेफिनेशन पे आ जाओ, पेज 95 टॉपिक के तकरीबन एंड में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर causes the dissipation of electric energy into other forms of energy as the charges flow through the circuit। किसी सर्किट में से बेटा यूनिट इसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। ये एक सिंपल सर्किट, बैटरी, ये बल्ब, ये इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। अब बेटा बैटरी की वोल्टेज, इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंपल टर्म यूज की जाती है वोल्टेज, तो बेटा ये सपोज बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स की बैटरी है, तो ये बेटा यहाँ से करंट फ्लो करवाएगी और एनर्जी डिसिपेट होगी, मतलब एनर्जी कन्वर्ट होगी, चेंज होगी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू द अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म्स इस एग्जांपल में क्या होगी, इसमें से बेटा हमें लाइट मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अब अगर ये बैटरी जो है इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 12 वोल्ट्स की बजाय मैं यहाँ 6 वोल्ट्स कर देता हूँ, तो क्या होगा, इस बल्ब की ऑब्वियसली लाइट कम हो जाएगी। तो अब जरा वो वर्डिंग रिपीट करो जहन में कि क्या कह रहा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि कितनी तेजी से एनर्जी कन्वर्ट होगी, डिसिपेट होगी दूसरी फॉर्म्स में। 12 वोल्ट्स की बैटरी थी, लाइट ज्यादा बल्ब दे रहा था, मतलब ये है कि तेजी से, उतनी तेजी से वो कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। बैटरी वोल्टेज हमने कम कर दी, तो अब ये लाइट एनर्जी हमें कम देगा। रिपीट कर रहा हूं ताकि ये लैंग्वेज समझ आ जाए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit। ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का मेनली यही है। बाकी डिटेल आपने रीडिंग कर लेनी है, डिटेल में आपको करवाया हुआ है, थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहे हैं ताकि दोनों चैप्टर्स इन टाइम खत्म हो जाए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरी बात ईएमएफ। ईएमएफ ये बेटा दोनों टर्म्स थोड़ा सा बाजू का लगता है कि कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है नहीं। एक तो ये इसमें वजह बनती है, इसका यूनिट भी वोल्ट, इसका यूनिट भी वोल्ट, तो इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अब आ जाओ जरा ईएमएफ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन। इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड सर्किट or energy converted from non-electrical form to electrical form when 1 coulomb of positive charge passes through the battery। ये बेटा बैटरी, इसको जरा मैं चेंज कर देता हूँ। होता क्या है कि जब सर्किट से बैटरी को हमने सर्किट में कनेक्ट किया होता है, प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें से करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस सेम रहते हैं। बैटरी से यहां से चार्जेस निकले, यहां से इसमें से गुजर के वापस बैटरी में आ गए,
अगर 10 कूलम चार्ज जाएगा तो बैटरी में वापस भी 10 कूलम ही आएगा। फर्क फिर क्या है, वो चार्जेस उतने ही होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो एनर्जी यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ से जो लेते हैं बैटरी से, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, यहाँ पे वो एनर्जी दे देते हैं इसको, बल्ब को दे के खुद वापस घर आ जाते हैं। तो बेटा ये जो एनर्जी देते हैं इसको, सिर्फ एनर्जी दे के आते हैं, चार्जेस वापस बैटरी में आ जाते हैं। जब वापस बैटरी में आते हैं तो ये बैटरी उनको दोबारा से एनर्जाइज कर देती है, उनको एनर्जी देती है और ये दोबारा जाते हैं। इस तरह से ये बैटरी खत्म ही इसलिए हम कहते हैं हो गई यूपीएस, बिजली गई 3-4 घंटे यूपीएस चलता रहा, बिल आकर पंखे स्लो होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि बैटरी की एनर्जी जो है वो यूज होती जा रही है, चार्जेस उतने के उतने हैं। तो बैटरी जब चार्जेस इसके 1 कूलम चार्ज इसमें आए तो वो वापस जब जा रहे हैं तो सपोज 1 कूलम चार्ज को इसने 12 जूल एनर्जी दी, तो बेटा हम ये कहते हैं कि इस बैटरी की ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है, एनर्जी लेके वापस सर्किट में भेज देती है। तो वी से दैट ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी इज 12 वोल्ट्स। तो बेटा ये जो है ये ईएमएफ ओके। अब इसमें ये ओवरलैपिंग लग रही है, लैंग्वेज भी, सारी चीजें, यूनिट भी सेम। अब प्रैक्टिकली डिफरेंस कैसे हम इसमें करेंगे फाइंड। बेटा बैटरी को कनेक्ट कर लो। अब इसकी मेजरमेंट पे जरा आ जाओ पहले कि हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं। तो बेटा हम इसको करते हैं इसी तरह का मीटर, लेकिन अब वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, बनाते कैसे हैं वोल्ट मीटर? वही गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में हम एमीटर बनाना था तो उसके साथ उसके अंदर एक रेजिस्टेंस, उसके साथ हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर उसी गैल्वेनोमीटर के अंदर ये 2 टर्मिनल थे उसके नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी। अब सर्किट का जो नेगेटिव पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव इससे करने की बजाय बाहर टर्मिनल जो हमें नजर आ रहा होता है वो ये होता है। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर के साथ एक प्रॉपर वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा दे तो वोल्टमीटर बन जाता है, और अगर पैरेलल में लगा दे तो एमीटर बन जाता है। अब कनेक्शंस में क्या होता है, वोल्टमीटर जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बेटा एमीटर सर्किट में सीरीज में करते हैं, वोल्टमीटर सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी मेजरमेंट हम पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टमीटर से करते हैं। अब प्रैक्टिकली क्या फर्क होगा, करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये बेटा 12 वोल्ट की बैटरी है, जब इस सर्किट में करंट दे रही होगी, प्रैक्टिकली आप वोल्टमीटर इसके साथ लगाएंगे तो बेटा ये 12 वोल्ट शो नहीं करेगा। जब करंट यहां पे मैंने स्विच लगा दिया, अब ये देखें स्विच मैंने ऐसी जगह पे लगाया है कि इसको अगर ऑफ करूंगा तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, लेकिन करंट वोल्टमीटर में से पास करेगा। तो इसको अगर ऑफ कर देंगे तो ये आपको 12 वोल्ट अगर रीडिंग दे रहा है, इसको ऑन करेंगे तो ये 12 वोल्ट नहीं रहेगी, थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो बेटा सपोज ये हो जाती है 11.5 वोल्ट। तो जब हमने इसको ऑन कर दिया, सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस 11.5 वोल्ट है, लेकिन उस वक्त बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट है। यानी बैटरी की ईएमएफ प्रैक्टिकली क्या है, वो वोल्टेज जो उस वक्त वो शो कर रही हो जब उसमें से करंट हम फ्लो नहीं करवा रहे, करंट एनर्जी उसकी यूज नहीं कर रहे, उस वक्त मीटर जो उसकी रीडिंग वोल्टेज की देता है वो उसकी ईएमएफ है। और जब करंट फ्लो करना शुरू कर देता है उस वक्त जो रीडिंग आती है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसकी ईएमएफ तो 12 वोल्ट ही है, करंट फ्लो करेगा भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 11.5 हो जाएगा, वोल्टेज इसकी ईएमएफ 12 वोल्ट ही है। अब करंट जब फ्लो नहीं कर रहा तो उस वक्त हमसे कोई पूछेगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो एट दैट टाइम ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम। उस वक्त इसकी ईएमएफ भी 12 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका 12 वोल्ट है। ये इसलिए अरेंज नहीं मैंने किया था, रब नहीं किया था कि ये आप एक दफा से दोबारा देख लें इनमें फर्क क्या है।
एमीटर हमेशा कनेक्ट किया जाता है सर्किट में सीरीज में, और वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। इसको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए उलट कर देना है, रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में लगनी है, सर्किट में ये मीटर लगना है सीरीज में। इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस हमने लगानी है वो सीरीज में लगानी है, और फिर टोटल मीटर को हमने सर्किट में पैरेलल में लगाना होता है। तो ये बेटा हम ईएमएफ मेजरमेंट ये सारा कुछ हमने यहां तक कर लिया। ईएमएफ के साथ बेटे एक फार्मूला, एनर्जी ईएमएफ किसके इक्वल होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। ईएमएफ इज इक्वल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। मसलन कोई बैटरी को हमने मेजर किया किसी तरह से, तो वो 5 कूलम चार्ज इसको 60 जूल्स एनर्जी दे रही थी, तो हमने इसको सिंपलीफाई किया तो 12 आंसर आ गया जूल पर सेकंड पर कूलम, जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम इज वोल्ट, सो इट्स ईएमएफ इज 12 वोल्ट्स। तो ये बेटा हमारा यहां तक हम आ गए, ईएमएफ उसकी मेजरमेंट मीटर्स वगैरह सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज ओहम्स लॉ। अगला बेटे हमारा टॉपिक ओहम्स लॉ, बड़ा सिंपल सा काम है। ओहम्स लॉ The amount of current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided that temperature and the physical state of the conductor does not change. करंट बेटा जो फ्लो करता है किसी भी सर्किट में से, बैटरी है, एक बल्ब लगा दिया, ये सर्किट बन गया सिंपल सा, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा और बैटरी की जो वोल्टेज है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें जो R है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस resistor or the conductor which we are using in the circuit। सर्किट में जो करंट के लिए हम रेजिस्टर यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस, तो वो बेटा रेजिस्टेंस उसकी, इसका रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। कितना होता है ओहम, क्या होता है, R इज इक्वल V ओवर I। कोई ऐसा कंडक्टर जिसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा जाए, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखने से उसकी रेजिस्टेंस इतनी हो कि उसमें से करंट 1 एम्पीयर फ्लो करे, तो बेटा वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 ओहम। इसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। तो ये जी ओहम्स लॉ हो गया। इसमें बाज़ का तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाज़ का इसमें लिमिटेशन आती हैं जी। तो ये जो डेफिनेशन के आखिरी सेंटेंस में इसकी लिमिटेशन है, डेफिनेशन में भी लिखनी है कि कब ये एप्लीकेबल होता है। एक तो कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो, दूसरा इसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। बाज़ बात ऐसे होता है कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है तो सॉलिड कंडक्टर लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस वक्त ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर बेटा क्या होंगे, सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर हो रही है बात कि ओहमिक कंडक्टर क्या होगा, जो ओहम्स लॉ को फॉलो करे, ओबे करे, वो कंडक्टर ओहमिक कंडक्टर है। हम कैसे इसको देखते हैं, VI ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटीज होती हैं उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसलिए अगर हम किसी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज का टेबल बनाएं, ग्राफ ड्रॉ करें, तो करंट एम्पेयर्स और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, अगर वो स्ट्रेट लाइन बने तो इसका मतलब ये होगा कि वो कंडक्टर ओहमिक कंडक्टर है। स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी अगर I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये बेटा ओहमिक कंडक्टर होंगे। आमतौर पे मेटल्स ओहमिक कंडक्टर हैं, ये फॉलो करती हैं।
नॉन ओहमिक कंडक्टर बेटा दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसे कि जिनमें ये कर्व अपवर्ड से सीधा जाने के बजाय बेंड हो जाए, दूसरा जिनमें ये सीधा जाने के बजाय कुछ देर के बाद ये बेंड हो जाए, इनको नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। ये देख लें कि नॉन ओहमिक कंडक्टर पेज 99, non-ohmic materials have non-linear voltage current relationship. Non-linear मतलब the graph is not a straight line. For example, filament lamp and thermistor. ये बेटे दो जो हैं ये एग्जांपल्स हैं, फिलामेंट लैंप और थर्मिस्टर। फिलामेंट लैंप जो है उसका बेटा बिहेवियर ये वाला होता है, मतलब इसका क्या है कि जैसे ही करंट वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो फिर इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और करंट उस रेशियो से इंक्रीज नहीं करता। और वो थर्मिस्टर का बिहेवियर ये होता है, वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे होते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज करने से करंट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस फिर ग्रेजुअली कम होती जाती है। तो ये दो टिपिकल एग्जांपल्स हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर की, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है जी बेटा। इसके बाद है जी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को बेटा रेजिस्टेंसेस को हम दो तरह से, जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने कैपेसिटर्स में किया था, रेजिस्टर्स को भी हम दो तरह से सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन के दो तरीके थे। पहला तरीका सीरीज सर्किट में, हम सीरीज में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सपोज वी हैव थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3। अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर लें कि एक में से करंट पास होने के बाद दूसरे रेजिस्टर में जाए, दूसरे में से पास होने के बाद करंट के फ्लो के लिए अगर एक ही पाथ है, तो बेटा ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं कि हर रेजिस्टर में से करंट पास करने का पाथ डिफरेंट होता है, मतलब अगर एक रेजिस्टर में से करंट पास ना हो रहा हो तो जरूरी नहीं कि किसी में से भी ना हो रहा हो। इसमें ऐसे होता है कि अगर एक को आप यहां से कट करेंगे तो किसी रेजिस्टर में से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बेटा डेफिनेशन वर्डिंग वही यूज करनी है आपने जो बुक में है। इसके बाद आ जाए कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की कॉलम मैंने इसलिए बना लिए कि शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफली हम इसमें चलते जाएं, आपको बात भी क्लियर होती जाए। डिटेल बेटे पढ़ी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ हम जरा देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले बेटा सेम क्या रहता है, इसमें बेटा सीरीज में करंट सेम रहता है। टोटल करंट सपोज आई है, ये I1, I2, I3, R1, R2, R3। तो बेटे करंट जो I होता है वो I1 के इक्वल, I2 के इक्वल, I3 के इक्वल। इसमें करंट सेम फ्लो करता है। क्यों सेम फ्लो करता है? क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए पाथ ही एक है। अगर इसमें से 2 एम्पीयर कर रहा है, इसमें से 5 एम्पीयर कर सकता है, लेकिन जब 2 एम्पीयर ही जाएगा यहां से तो इसमें से भी 2 एम्पीयर ही पास कर रहा होगा। इसमें वोल्टेज सेम होगी जी। टोटल वोल्टेज सपोज V है, ये R3, R2, R1, यहां वोल्टेज चेक की V1, V2, V3, तो इसमें ये सेम होगी। उसके बाद जी इसमें करंट ऐड होता है। टोटल करंट जो सर्किट में से पास करेगा, यहां पे देखोगे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2 एंड R3। I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें बेटे वोल्टेज ऐड होती है। टोटल जो बैटरी की वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आखिरी बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा क्या होती है? ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसमें इन तीनों को अगर हम यहां से रिमूव कर दें, वो सिंगल रेजिस्टेंस यहां पे लगा दें तो उसका इफेक्ट भी वही हो, उसकी टोटल रेजिस्टेंस उतनी हो जितनी इन तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस है, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल जो है वो ऐड अप होती है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3।
इसमें बेटा 1/RE इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एज अ होल क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चूंकि रेसिप्रोकल्स हैं तो नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी। तो ये बेटा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स का अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स का। सबसे पहले जी एंड पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस is equal to the product of the square of the current, resistance R and the time duration T। ये बेटा बुक से हमेशा पेपर में लिखने का मेथड जरा डिफरेंट होता है। इसमें हम स्टेटमेंट या डेफिनेशन सबसे पहले ले आनी है, तो ये आपने सबसे पहले ले आनी है और इसको देखना भी इसी तरह से है। जरा देखो क्या बना है। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड W is equal to the due to flow of charges is equal to the product of square of current। किस का प्रोडक्ट? करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस R एंड टाइम। बेटा ये जॉल्स लॉ है। अब ये स्टेटमेंट ऊपर लिखना है, ये वर्डिंग से आपके ज़हन में आ जानी चाहिए बात। उसके बाद आपने इसको ग्रेजुअली प्रूव करना है जिस तरह से किया हुआ है बुक में। W is equal QV पहले हमने पढ़ा, पहले दूसरे टॉपिक में। इसको ही आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है, यहां पे आपने पहुंच जाना है यहां से। और Q किसके इक्वल होता है? Q इक्वल होता है I into T। कहां से पता चला? करंट वाले सबसे पहले टॉपिक में पढ़ाया था। करंट इक्वल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q over T। T को इधर ले आया, Q is equal IT बन गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो, W is equal IVT। ये Q की जगह ये वैल्यू। उसके बाद जी इसमें V की वैल्यू पुट कर दोगे, एक फॉर्म बन जाएगी। इसमें आप I की वैल्यू पुट कर दोगे, दूसरी फॉर्म बन जाएगी। V की वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या बनेगा? V इज इक्वल I। तो यहां V की वैल्यू ये पुट कर दो तो W इज इक्वल I into R into T। सो W इज इक्वल I स्क्वायर RT। ये बेटा हमारा लॉ प्रूफ हो गया। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसी तरह से डिटेल लिखते लिखते सिंपल ऐसे ना कर देना। ये तो इसलिए कर रहा हूँ कि अभी 2 चैप्टर्स मैंने रिवाइज करवाने हैं। आपने जैसे पहले बताया हुआ है ये सेंटेंस उस तरह से करके आपने इसको कंप्लीट करना है। और जो रिलेटेड साइड इंफॉर्मेशन हैं, जितने टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, वो बेटा आपने करनी है। इलेक्ट्रिक पार्ट, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पार्ट। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अब वर्क की जगह हम यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे। वर्क एंड एनर्जी, वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों का यूनिट भी जॉल हीट होता है। क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन द यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटा इसका फॉर्मूला W इज इक्वल QV। और पार होता है बेटा W over T। ये स्टेप नहीं है बुक में। W की ये वैल्यू पुट करोगे, QV over T। इसको सब्स्टिट्यूट करोगे Q की वैल्यू, तो बेटा दो इसकी फॉर्म्स बन जाएंगी। P इज इक्वल IV और P इज इक्वल I स्क्वायर R। ये दोनों ये बहुत यूज होती है जब भी हमने जनरेटर्स वगैरह के लिए लोड कैलकुलेट करना होता है कि हमारा कितना लोड है, हमें कितनी पावर का जनरेटर चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला इसके लिए यूज करते हैं। तो ये बेटे चैप्टर हमारा खत्म हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। न्यूमेरिकल्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह आपको करवाए हुए हैं, इनके प्रिंटेड नोट्स भी दिए हुए हैं
क्वेश्चंस के, रिव्यू क्वेश्चंस के, ये आपने बेटे रिवाइज होना कर लेने हैं। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर फॉर टुडे, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 16। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाए जी। सबसे पहला बेटा जो टॉपिक इसमें है, पहला काफी सारा पोर्शन स्मार्ट सिलेबस की वजह से छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया हमने भी। पहला जो टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये बेटा इसमें अंडरलाइन करवाया हुआ है आपको सारा, आपने उसी तरह से करना है। सिर्फ मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, तो वो जरा देख लो। डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती है? एनालॉग क्या होती है बेटा? ये लफ्ज ये डिजिट्स है। डिजिट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये डिजिट्स हैं। 1.5 नंबर है, डिजिट नहीं है। और ये यूज तो हम टर्म डिजिट की करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ ये डिजिट्स यूज होते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच, वो क्वांटिटीज, वो चीजें जो डिजिट्स की फॉर्म में हो सकती हैं, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, उनको डिजिटल क्वांटिटीज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो ऐसी क्वांटिटीज को डील करती है, डिजिटल क्वांटिटीज को, उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। एनालॉग में कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनालॉग क्वांटिटी में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैंने बेटा दी थी टेम्परेचर। ऐसा जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर 3 डिग्रीज है तो उसके बाद 4 ही हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी, 3.3 भी। तो ऐसी क्वांटिटीज को जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच डील करती है उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए तो बेटा करंट डिजिट्स की फॉर्म में फ्लो करता है, 0 या 1। 1 होगा तो ऐसे ग्राफ में अगर शो करेंगे, 0 है तो ऐसे, फिर अगर 1 है तो ऐसे, और फिर 0 है तो ऐसे। और एनालॉग में क्या होता है कि एनालॉग में बेटा ऐसे ग्राफ की शक्ल में कुछ भी वोल्टेज की वैल्यू हो सकती है, करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 2 फिक्स्ड वैल्यूज ही हों। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अगले पेज पे आ जाए तो 2 डिवाइसेस हैं जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ चीजें बेटा हमारी एनालॉग हैं, कुछ डिजिटल हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल है। कंप्यूटर प्रोसेस ही डिजिटल क्वांटिटीज को करता है, एनालॉग को डील नहीं करता। लेकिन हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एनालॉग हैं। मसलन माइक्रोफोन, आप बोल रहे हैं, आपकी साउंड जब माइक कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वेव में तो वो वेव डिजिटल नहीं होती। जब माइक उसको कन्वर्ट करता है तो वो एनालॉग फॉर्म में होती है, और वो बिल्कुल आपकी जो साउंड वेव, अल्फाज का उतार चढ़ाव है, बिल्कुल वो वेव उसी शक्ल में बनती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि आप जब बोल रहे हैं तो वही वेव हवा में साउंड वेव की शक्ल में, जब माइक से जाकर वो टकराती है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। वेव की शेप वही होगी जो आपकी साउंड वेव की शेप है। अब माइक को अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर के साथ तो कंप्यूटर ने उसको हार्ड में स्टोर करना है, वो स्टोर नहीं करेगा, उसको तो समझ ही नहीं आनी, ये तो एनालॉग सिग्नल है, वो तो डील ही डिजिटल को करता है। तो फिर बेटा ऐसी सिचुएशंस में हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये ऐसी जगह पे यूज करते हैं कि जब आपने इनपुट कंप्यूटर को देना है तो कंप्यूटर के अंदर ही ये डिवाइस होगी, और माइक से जो, फॉर एग्जांपल माइक से जो साउंड वेव इलेक्ट्रिकल वेव की फॉर्म में जाएगी, ये एडीसी पहले उसको, ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो ये उसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, डील करेगा। इसी तरह से जब कंप्यूटर से हमें सीपीयू से आउटपुट मिलता है तो बाज़ बात आउटपुट हमें एनालॉग की फॉर्म में चाहिए। मसलन जब साउंड ट्रैक कोई हम रन करते हैं कंप्यूटर पे तो उसका जो आउटपुट हमें मिलना है, कंप्यूटर से जो मिलना है वो तो डिजिटल फॉर्म में मिलना है, लेकिन स्पीकर्स ने जिसको प्ले करना है वो एनालॉग है।
वो एनालॉग को ही प्ले करेगा। तो कंप्यूटर के अंदर ही फिर स्पीकर्स को देने के लिए आउटपुट एक डिवाइस यूज की जाती है, डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इस तरह से फिर ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज का, और डिजिटल और एनालॉग जो चीजें हमारी हैं उनको हम इस तरह से हम इन डिवाइसेस की मदद से आपस में इंटरलिंक कर लेते हैं। तो ये बेटा इंट्रोडक्टरी काम हमारा हो गया, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स। ये बेटा इसमें बहुत सी चीजें हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपने इसकी रीडिंग करनी है पैराग्राफ की, वो अच्छी तरह से देख लेनी है। बूलियन अलजेब्रा, बूली कौन था, उसने कौन सा वो जो अलजेब्रा उसने इंट्रोड्यूस करवाया वो बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। बूलियन अलजेब्रा में बेटा दो वेरिएबल सिर्फ होते हैं, एक 0 एक 1। 0 किस तरह से, ये जरा देखें, इसको सिंपल समझने के लिए ये है कि ये एक सिंपल सर्किट, एक हमने ऑन ऑफ स्विच लगा लिया, यहां पे एक बल्ब लगा लिया। अब बेटे जब इसको आप ऑन करोगे तो यहां से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। वी कॉल दिस स्टेट 1, इसको हम 1 कहेंगे। और जब आपने इसको ऑफ किया तो इस स्टेट को हम 0 कहेंगे, करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये दो ही वेरिएबल इसमें यूज किए जाते हैं बूलियन अलजेब्रा में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 दो ही वेरिएबल है। इसके बाद बेटा इससे रिलेटेड ऑपरेशंस शुरू हो गए। एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, नेट गेट है, नॉट गेट है। अब ये हमारा गेट्स का काम यहां से हम शुरू करते हैं। ऑपरेशंस देखें जी, ऑपरेशंस क्या हैं, बेसिक ऑपरेशंस। एंड ऑपरेशन क्या होता है? एंड ऑपरेशन बेटे इसको कैप्स में लिखना है हमेशा, कैपिटल में। एंड ऑपरेशन क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन जिसमें आउटपुट 1 सिर्फ उस वक्त होती है when all the inputs are 1 and A and B is 1। याद इसकी इस तरह से आप रख सकते हैं इसको, जब दोनों ये 1 होंगे तो फिर ये आउटपुट इसका 1 होगा। अब ये देखो जरा, इसका it can be represented, and operation can be represented by 2 switches in series। ये स्विच 1, ये बेटे स्विच 2, यहां पे एक बल्ब लगा दो, दिस इज आउटपुट। और इसका हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं। ए या S1 कह लें, ये A है, ये B है, ये X आउटपुट है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? A and B, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। एंड ऑपरेशन को हमेशा एक डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल a डॉट b, और इसको पढ़ना a डॉट b नहीं, आपको पता है इसको पढ़ना a एंड b है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? ये ऑफ हो, ये भी ऑफ हो। ऑफ 0 ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बेटा ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए। ट्रुथ टेबल्स में these tables are called truth tables। तो बेटा अगर ऐसे ये जब लिखें तो कोशिश ये करें तरतीब भी यही रखें, 0 0 शुरू में, एंड पे 1 0 1 1, और इस तरह से ही रखें 0 0 1 0 0 1 1 1। अब इसको प्रैक्टिकली यहां से देखना है कि इसमें क्या होगा। इसको ऑन करेंगे तो ये तब फ्लो करेगा जब करंट इसमें से फ्लो करेगा। इसको ऑन कर भी देंगे, ये ऑफ है, करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये 0। इसको 1 कर देंगे, दोनों 0 है तब तो 0 ही है। इसको 1 भी करोगे, इसको ऑन कर दोगे, ये अगर ऑफ है तो करंट
करंट फ्लो नहीं करेगा तब भी जीरो रहेगा। फिर इसको जीरो, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तब भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये जीरो रहेगा। और जब दोनों को ऑन कर दोगे तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो बेटा ये हमारा वन आउटपुट आ जाएगा। दिस इज एंड ऑपरेशन। प्रैक्टिकली कंप्यूटर्स वगैरह में हम इस तरह के स्विचेस नहीं लगाते, मैकेनिकल स्विचेस नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो यही फंक्शन करते हैं। तो बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इसको ओबे करता है, इस ट्रुथ टेबल को, इस फंक्शन को, उसको हम एंड गेट कहते हैं। कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी, जब आप कंप्यूटर्स डिस्कस करते हैं तो प्रोसेसेस करते हैं कि मेरा प्रोसेसर जनाब क्या है, ये 2 गीगाहर्ट्ज का। हर्ट्ज आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो गीगाहर्ट्ज, गीगा आपको पता है प्रीफिक्स है। तो बेटा 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि इट कैन ऑन एंड ऑफ द सर्किट 2 गीगा टाइम्स इन 1 सेकंड। हर्ट क्या होता है? 1 रेवोल्यूशन इन 1 हर्ट। एक दफा कोई चीज ऑन हो फिर ऑफ हो, तो वी से दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। तो बेटा इतनी तेजी से वो ये काम कर रहे होते हैं, वो ये स्विचिंग कर रहे होते हैं। तो मेन एक जो गेट होता है वो पहला हमारा एंड गेट हो गया, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, उसका एंड गेट हो गया, ये उसका सर्किट हो गया। डायग्राम, फिगर, सिंबल, ये बेटा उसका सिंबल। इसमें अपनी मर्जी नहीं करनी, अपने डिजाइन नहीं बनाने, जो स्टैंडर्ड है वही रखना है। मसलन कुछ बच्चों को मैंने देखा कि ये लाइन यहाँ ड्रॉ करने की बजाय यहाँ कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जो सिंबल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको कभी भी आप अपनी मर्जी से इधर-उधर नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ऑर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन बेटा क्या होता है कि इसमें आउटपुट 1 उस वक्त होती है when A or B is 1 and it is represented by 2 switches in parallel. पैरेलल में 2 स्विचेस आप लगा लें, ये A है, ये B है, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे बेटा बल्ब लगा लें, उसी तरह से इसका टेबल बना लें, तो क्या होगा? A B X is equal A और B। सिंबल इसका A प्लस B, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ना प्लस नहीं है, पढ़ना इसको और है। पॉसिबिलिटीज उसी तरह से 0 0 1 0 0 1 1। अब इसको फिजिकली आपने यहां से देखना है, दोनों 0 होंगे, ऑब्वियसली करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा, 0। इसको एक को ऑन करोगे तो ये जरा गौर से देखो, ऑन करने से, वहां पे एक को ऑन करने से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। यहाँ पे एक को भी ऑन करोगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ये ग्रो करेगा, 1 होगा। इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, तब भी ये ग्रो करेगा, दोनों को ऑन कर दो तब भी ये ग्रो करेगा। तो इसमें आउटपुट 1 उस वक्त होगा when A और B is 1। दोनों में से एक 1 है या दोनों 1 है तो आउटपुट 1 होगा। इसमें 1 आउटपुट उस वक्त होगा when both A and B are 1। ये बेटा इसका सर्किट, ये ट्रुथ टेबल, इसका सिंबल, इसका सिंबल, ये इसका सिंबल हो गया जी। फिर और गेट क्या होता है? और गेट, और गेट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आर ऑपरेशन को ओबे करे, इस ऑपरेशन को फॉलो करे, उसको और गेट कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आगे चलते हैं जी एंड पे, लास्ट बेसिक में नॉट ऑपरेशन। नॉट को बेटा पहले ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है, दिस ऑपरेशन इज आल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर, उलट गेट। इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट है, ए नॉट। नॉट के लिए हम ऊपर बाहर लिखते हैं। क्या पॉसिबिलिटी होगी जब एक ही इनपुट है तो उसमें बेटा या तो वो 0 होगा या 1 होगा।
अब ये करता क्या है ये ऑपरेशन, 0 हो तो उसको 1 कर देता है, 1 हो तो उसको 0 कर देता है। सिंबल ये इसका एक ही इनपुट है, यहां 2 लाइनें आप नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका इनपुट एक ही है। सर्किट पे आ जाओ, सर्किट इसका क्या होगा, नॉट ऑपरेशन। ये बैटरी, ये बल्ब, यहां पे स्विच। करंट को जब भी फ्लो करने के लिए 2 पाथ मिल रहे हों तो करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू द इजियर पाथ। इजियर कौन सा होता है जी? इजियर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस कम। जब ये 0 होगा, ये ऑफ होगा, मतलब ये 0 है, तो बेटा ये बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब क्यों ग्लो करेगा? इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो यहां से जाते रहेगा और यहां कहां जाएगा, आउटपुट पाथ, यानी बल्ब ग्लो करेगा। जब इसको बंद कर देंगे, स्विच को जब बंद करेंगे, यानी स्विच को ऑन कर देंगे, अब करंट को 2 पाथ मिल गए। नाउ दिस इज द इजियर पाथ, यहां से करंट बड़ी आसानी से फ्लो कर जाएगा, तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा और ये आंसर इसका 0 हो जाएगा, आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट ऑपरेशन, ये बेटा नॉट ऑपरेशन है। तो ये बेटा बेसिक हो गए। 2 और हमारे ऑपरेशंस हैं, नैंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। ये अगर क्लियर हो गई हैं बातें तो मैं बेटा इसी को यूज करने लगा हूं, नैंड और नॉट। ये जी, ये एंड, एंड के सामने एंड ऑपरेशन के आउटपुट पे ये ए था, ये बी था, ये हमारा एंड गेट था। एंड गेट के सामने, एंड गेट से हमें आउटपुट मिल रही थी, तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। अच्छा, इसको ट्रुथ टेबल कहते क्यों हैं? कि बाकी कुछ झूठ नहीं बोल रहे होते, बाकी सारे फिजिक्स जो है वो भी ट्रू है बेटा। ये एक्चुअली ये टेबल्स आए हैं लॉजिक से, फिलॉसफी से। यही टेबल्स स्टेटमेंट्स के लिए यूज होते थे बिफोर क्राइस्ट। अरस्तु के जमाने में ये जब लॉजिक मेन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था तो उस वक्त ये टेबल स्टेटमेंट्स के लिए, कोई एक स्टेटमेंट ए है, एक स्टेटमेंट बी है, दोनों को मिक्स करके एक स्टेटमेंट बननी है, तो बेटा उसके लिए ये टेबल्स यूज किए जाते थे। तो उस वक्त इनको ट्रुथ टेबल्स कहा जाता था, स्टेटमेंट की ट्रुथ पे ये डिपेंड करते थे। तो वहीं से चूंकि सारा उसी को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए इनका नाम भी ट्रुथ टेबल रख दिया। एंड गेट क्या होता है? अब इसमें क्या है, ये इसको फॉलो करता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, तो ये इसके मुताबिक यहाँ भी 0 होगा, दोनों में 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा। अब इस गेट के सामने कॉम्बिनेशन अब बनने लगा है, इस गेट के सामने इसके आउटपुट पे अगर आप एक नॉट गेट लगा देंगे तो बेटा ये नैंड गेट बन जाता है, इसको नैंड कहते हैं। ये एंड और ये साथ एंड इस नॉट का लगाने में बाद में लगाना है, लिखने में पहले, कनेक्शन में बाद में। तो बेटा क्या होगा, इसी को मैं बनाने लगा हूं नैंड गेट। फिर आउटपुट क्या, ये जो भी चीज है, ये क्या है, ए एंड बी, इसके ऊपर बार डाल, ए एंड बी नॉट। अब इसने क्या करना है, इसको ये 0 0 मिलेगा तो इसको यहाँ पे 0 मिलेगा, इसको 0 मिले तो ये क्या करता है, उसको 1 कर देगा। 0 मिलेगा इसको तो ये इसको 1 कर देगा, ये 0 तो 1, इसको 1 मिलेगा यहाँ पे जिस वक्त आउटपुट, तो ये इसको 0 कर देगा। तो बेटा सिंपल सी बात है कि नैंड गेट क्या है, जब एंड गेट के आउटपुट पे हम एक नॉट गेट लगा देते हैं तो उसको बेटा वो नैंड गेट बन जाता है। ये तो प्रॉपर इसकी डिटेल्ड फिगर हो गई। अब ड्रॉ करने में, सर्किट में कहीं करना हो आपने सिंपल इसका ड्रॉ, तो इसके सामने एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं, ये सर्कल नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सिंबल की बात करें तो ये एंड का है और ये नैंड का है। ये सिंबल एंड का है, सर्कल नहीं लगाओगे, यहां पे सर्कल लगा दोगे तो ये नैंड का बन जाएगा। इसी तरह से बेटा नॉर और ऑपरेशन का हमने बना देना है। नॉर कैसे नॉर बनता है कि आर गेट के सामने
आर गेट के सामने ये वो जो है एंड और आर वो ऑपरेशन भी हमारे सिलेबस में है, गेट भी है। नेट सिर्फ गेट है और इसी तरह से नॉट सिर्फ गेट। बातें वही हैं, ऑपरेशन भी वही होगा, नॉर ऑपरेशन नॉट गेट सेम चीज होगी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। कैसे बनेगा नॉट गेट? और के बाद ये और गेट, इसके आउटपुट पे एक नॉट गेट लगा देंगे, तो बेटा ये नॉट गेट हमारा बन जाएगा। इस नॉट गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा? x आउटपुट इज इक्वल a और b नॉट। सिर्फ ये करेगा, इसको जो भी आउटपुट मिल रही है ये आप उसको उल्टा देगा, ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये बेटा हमारा नॉट गेट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मुख्तलिफ कामों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जी नॉट गेट हो गया। उसके बाद बेटा एंड पे इसकी एप्लीकेशन है, बहुत से चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं गेट्स को। हाउस सेफ्टी अलार्म है, उसमें नैंड गेट है, वो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, मीटिंग आपने कर लेनी है। और बेटा ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। इसको अच्छी तरह से मेहनत से तैयार करो, प्रॉब्लम होगा